सुनीता जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 7 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? सुनीता, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति राघव जी ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि गहने कहाँ रखे हैं ये याद ही ना आए। जल्दी जल्दी में मैं अपनी अलमारी के ऊपर गहने रखकर साक्षी को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 10 मिनट ही लगे होंगे और इतनी देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई नजर लगा के बैठा हुआ हो। भड़कते हुए सुनीता ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में नहीं बचा सिवाय मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती काया ने सीधी बात की, बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है ये सामने आ ही गया है। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? काया के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते। कुणाल ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर आरोप लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। सुनीता जी ने गुस्से में कहा, मम्मी प्लीज इस तरह मत बोलो। चलो, मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों, ये हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हों। मम्मी, कई दफा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज कहीं रख के भूल भी जाता है। चलिए, पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। काया या उसके भाई बहन को बुरा ना लगे, ये सोचकर कुणाल ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह खोजा। एक एक कोना देख लिया, पर जेवर कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने ना मिलने पर सुनीता ने काया के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थककर कुणाल ने उनका बैग भी खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहां भी नहीं मिले। सुनीता जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात कह दी कि उन्होंने जेवर कहीं छिपा दिए होंगे। इधर काया के साथ साथ उसके भाई बहन राज और अंजलि को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना से बहुत दुख हुआ। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय राज ने साफ शब्दों में अपनी दीदी से कहा था, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिएं, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर काया की आंखों से आंसू बह निकले थे। कुणाल ने उसे गले से लगा लिया था। काया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुणाल भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा काया के आगे पीछे घूम रहा था। सुनीता भी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और कुणाल काया को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ था। काया की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे कुणाल को जीवन साथी बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नजर के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। काफी मान मनोबल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह काया के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर कुणाल के घर वालों की सहमति अभी बाकी थी। कुणाल की माँ सुनीता देवी किसी भी हाल में दूसरी जाति की बहू को अपने घर में लाने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को कुणाल के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वो कुणाल को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती। कुणाल के पिता इस मामले में थोड़े आधुनिक विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी स्वीकृति पाकर कुणाल ने काया के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला ले लिया। जब सुनीता जी को ये बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। सुनीता जी को इस बात पर भी काफ़ी गुस्सा था कि वो बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई थी। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत ही खास होता है। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। काया घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला था। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। काया समझ ही नहीं पाती कि वो घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि मम्मी जी उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो अपनी तरफ से सास ससुर का ख्याल रखती
और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास भी करती। सुनीता जी अलग कमरे में बंद रहती तो राघव जी संकोच में बहू से ज्यादा बातें नहीं करते। कुणाल पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी करण और ननद रिया का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। धीरे धीरे राघव जी काया की बात व्यवहार से काफी प्रभावित रहने लगे। सुनीता जी की नाराजगी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका हल भी राघव जी ने निकाल लिया। सुनीता, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें। उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। सुनीता जी ने ये बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। सुनीता ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, जेवर और रिश्तेदारों की जमावट के बीच वो अपने पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों के माहौल के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। राघव जी को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह सुनीता भी काया को दिल से स्वीकार कर लेगी। काया के घर वालों से मेलजोल बढ़ाने और सुनीता के फूले मुंह को छिपाने के लिए राघव जी ने काया के भाई बहन को 10-15 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। काया का भाई राज काफी मजाकिया स्वभाव का था, तो वही बहन अंजलि नाचने गाने में बहुत होशियार थी। एक सप्ताह इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। सुनीता जी भी अब नॉर्मल रहने लगी थी। सब अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। राज और अंजलि उसी शाम को अपने घर वापस चले गए थे और काया बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। सुनीता जी का बड़बड़ाना अभी भी चालू ही रहा, जबकि कुणाल काया को नॉर्मल करने की कोशिश में ही लगा रहता। राघव जी अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था कि घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। समय के साथ जख्म बढ़ते गए। सुनीता जी और काया सामान्य व्यवहार करने लगी थी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 5 महीने का समय इसी तरह ही गुजर गया। एक दिन कुणाल घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने काया से कहा, मैंने बताया था ना कि जयपुर में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। वो आज अप्रूव हो गई है। इस महीने की 10 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर काया का चेहरा भी खिल उठा। कुणाल ने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर अपनी पलकें झुका ली। राघव जी ने उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि कुणाल के इस फैसले की वजह क्या है, पर वो कहते भी तो क्या। कुणाल और काया जयपुर शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल के बाद ही कुणाल के भाई करण को मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वो इंजीनियरिंग करने वहाँ चला गया और जल्द ही वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 3 साल में छोटी बहन रिया की शादी हो गई। अब घर में केवल राघव जी और सुनीता जी ही रह गए थे। समय इस तरह गुजरता गया। कुणाल और काया को जयपुर आए 7 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारी सी बेटी भी हुई जो अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन कुणाल के पास राघव जी का फोन आया। वो काफी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते कहते राघव जी रो पड़े। ये क्या कह रहे हैं पापा, सही से बताइए क्या हुआ माँ को। पापा प्लीज रोइए मत। बेटा उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से ना ढंग से खा पी रही हैं और ना ही कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है, पर बेटा मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं। चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप ये बताओ कि करण ने क्या कहा, क्या वो आ सकता है। नहीं बेटा, वो कह रहा था कि उसके ऑफिस में अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दो, तो कह रहा था कि वो भी वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं काया से बात करता हूँ। हो सका तो वो अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल शिक्षिका है, वर्किंग है, उसकी नौकरी पर असर न पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सुलूक किया था उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले ही दिन कुणाल ने
फ़ोन करके बताया, पापा, काया ने माँ की सेवा के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली है। मैं भी हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन के बाद ही कुणाल काया के साथ घर पहुँच गया। सुनीता जी बिस्तर पर ही थी। नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। काया ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर सुनीता जी को अच्छी तरह से नहलाकर कपड़े बदले। कुणाल ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह लेकर उनके बेहतर इलाज का इंतजाम कराया। 1 सप्ताह तक रुककर वो वापस चला गया और काया मन लगाकर अपनी सास की सेवा करती रही। सुनीता जी फिलहाल अपने काम करने में भी समर्थ नहीं थी। काया हर तरह की परेशानियों में सुनीता जी के साथ खड़ी रहती, उनकी बैसाखी बनकर। वो इस तकलीफ के समय भी उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफों के साथ साथ मन की तकलीफें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। समय इसी तरह गुजरता रहा। सुनीता जी काया को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वो चाहती तो दूसरों की तरह आने से मना कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो घर को और सुनीता जी को ऐसे ही संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन सुनीता जी बैठी बैठी रोने लगी। काया ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वो केवल रोती रही। उन्हें बहुत देर तक रोता देखकर वो बेचैन हो गई। वो ससुर राघव जी को बुला के लाई। राघव जी पत्नी को चुप कराने लगे। फिर काया से बोले, असल में इनकी बहन इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने बहन से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बहन इनके दिल के इतनी करीब रही, उनसे ये मिलना क्यों नहीं चाहती, और रो भी रही हैं और मिलना भी नहीं है। पापा, आप मम्मी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वो आपसे रोने का कारण शेयर कर ले। कहकर काया कमरे से बाहर निकल गई। राघव जी ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो सुनीता रोते हुए बोली, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैंने काया और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं। सच मानो, मैंने ये सब अपनी बहन के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम काया को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर आरोप लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। राघव जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को कुणाल और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर को छोड़ देगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सुनीता? दीदी के कहने पर तुमने 2 निर्दोष बच्चों को उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी हमारे घर नहीं आए। तुम काया को कुणाल और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों सरला? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना दीदी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना, राघव जी ने गुस्से में कहा। सुनीता फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी तो उसकी खराब हालत देखते हुए राघव जी ने जल्द से बात खत्म की और उसे सीने से लगा कर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ सुनीता। अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भरकर आशीर्वाद दे दो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आए। प्लीज़ आप काया को समझाओ ना, वो अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें काया से माफ़ी मांगनी चाहिए सुनीता। मैं काया को बुला के लाता हूँ। राघव जी ने काया को बुलाया तो वो दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी, तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? सुनीता काया के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था, पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों के छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, मेरी सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियां भी नहीं करती, और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं अपनाया, तेरे भाई बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बुढ़िया को माफ़ कर दे बेटा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी, प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका ये रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है कि आप दिल की बहुत अच्छी हैं।
मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको आरोप लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। काया ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी का तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी नोएडा में है, वहीं उसकी शादी हुई है, शायद वो नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। उसने फ़ोन पर राज को घर बुलाया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो ना उस आरोप को मैं कितनी मुश्किल से अपने मन से दूर कर पाया हूँ। 20 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, और वो भी बहन की ससुराल में, तो बस यही एक इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब के मर जाऊं। नहीं राज, ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं है बेटा। काया ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक सुनीता जी ने काया के हाथ से फ़ोन ले लिया और राज के आगे खुद ही रोने लगी। बेटा मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे, बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे, एक बार मेरे पास आ जा, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते सुनीता जी फूट फूट कर रो पड़ी। राज का दिल भी पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। राज की बात सुनकर सुनीता जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और काया से बोली, बेटा राज आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वही ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली है। काया सुनीता जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। आज सुनीता जी का मन एक भारी बोझ से उतर गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।